नेक्स्ट इज होम मेकर्स को लेके एक आर्टिकल आया था कि जो होम मेकर्स हैं ये भी नेशनल बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि 30,000 रुपीज पर मंथ मिलने चाहिए होम मेकर्स को भी। जैसे बचपन में आपसे पूछा जाता होगा कि आपकी मम्मी क्या करते हैं, मैक्सिमम के केस में क्या होता था, हाँ हाउस वाइफ वर्ड यूज करते थे, पर अच्छा जो वर्ड यूज होता है दैट इज होम मेकर। हाउस वाइफ अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन में लिटरली ये हाउस वाइफ और होम मेकर का जब डिफरेंस पता लगा उसके बाद होम मेकर ही बोलना प्रेफर किया। ये मेरे को एक बार इंटरव्यू में भी हेल्प हुआ था, वहां पे भी पूछा ऐसे मदर क्या करते हैं, तो मैंने होम मेकर ही, वो बड़े खुश हुए कि आजकल एस्पिरेंट मतलब हाउस वाइफ ही बोल देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। बाकी तुम डिफरेंस देख के आओगे कि क्या है डिफरेंस। डिफरेंस कुछ खास नहीं है काम ही, पर बोलने के तरीके में कुछ फर्क पड़ता है, तो उसको आप देखेंगे, अभी मैं वहां नहीं जा रही अब। हाँ मतलब एक तरह से ठीक। तो होम मेकर्स को बोला गया कि कई बार क्या होता है जो फीमेल्स हैं, अब मुझे पता है कईयों की डिबेट शुरू होने वाली है, पहले आर्टिकल को समझोगे उसके बाद जो बोलना होगा बोल लेना। इसमें आपको कंसर्न भी दिखेंगे, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन या फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन आप जब देखते हो वहां पे इमोशंस का रोल आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मॉनेटरी वर्ड ऐड हो जाता है तो वो इमोशन का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपको घटता हुआ भी दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि होम मेकर्स डिजर्व करती हैं कि उनको 30,000 पर मंथ उनके काम के लिए दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे फ्री बैठे हुए थे और इसके ऊपर स्टडी करने लग गए, एक केस आया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अनाउंस करी गई है। तो सबसे पहले तो होम मेकर्स जो हैं ये भी नेशन बिल्डिंग में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं, तो बोला जैसे एक कपल है, मेल एंड फीमेल, जो हस्बैंड है वो तभी पूरी तरह से अपना काम कर पाएगा अगर कोई फैमिली को पीछे संभालने वाला होगा। तो नेशन बिल्डिंग में तो फीमेल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बेशक वो इकोनॉमी की टर्म्स में नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्टली वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है और हस्बैंड फिर इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नेशन बिल्डिंग में जो फीमेल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। तो एक की वर्ड तो यहाँ पे नेशन बिल्डर्स आ गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट करा कि जो डोमेस्टिक वर्क है ये हमेशा से ही अनपेड रहा है। अभी जैसे यहाँ पे अनपेड रहा है तो कितना अमाउंट बोला इन्होंने, 30,000। ये भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ये डायरेक्शन दी गई है। एक्ट आपको देखना पड़ेगा कि इस एक्ट के अंदर बोला गया है कौन सा केस इमर्ज हुआ था जिसकी वजह से ये बोला गया कि 30,000 एज अ पेमेंट करनी चाहिए आपको मॉनेटरी पर्पज से। अब देखो 30,000 रुपीज, अब डोमेस्टिक वर्क की जब हम बात कर रहे हैं मतलब घरेलू काम, और आपने सुना भी होगा, ये आप सभी ने फेस करा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। एक बोलता है कि मैं ही घर संभाल रही हूँ, एक बोलता है कि पैसे तो मैं ही लेके आ रहा हूँ, कमा तो मैं रहा हूँ, दोनों को लगता है काम कर रहे हैं। पर एक की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो इनकम अर्न करके लेके आ रहा है, घर पे पैसा लेके आ रहा है, सबको दे भी रहा है, बच्चों की फीस भी उससे जा रही है। एंड एक बोल रही है कि मैं भी तो पूरा दिन घर का काम कर रही हूँ, और हस्बैंड ने शायद ये बोल दिया पूरा दिन करती क्या है। तो यहाँ से ये चीजें फिर स्पार्क होना शुरू होती हैं। और पहले क्या था, पहले दबा लेते थे। आज का टाइम सोशल मीडिया वाला है, सबके पास डिजिटल जो स्कोप है वो अवेलेबल है। पहले डिवाइड क्रिएटेड था कि पहले मेल्स के पास सारी चीजें आनी शुरू हुई, बाद में फीमेल्स की तरफ भी जानी शुरू हुई। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो डोमेस्टिक वर्क है उसको रिकॉग्निशन नहीं दी गई। मतलब यहाँ पे फीमेल काम कर रही है पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, और तो छोड़ो वो रिस्पेक्ट भी नहीं आ रही है कि इतना घर संभाला, अपना घर छोड़ के आई, ये वाली स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी। और यहाँ पे संभाल रही हूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी घर को संभालने के लिए। जॉब वाला सिनारियो भी आप सुनते हो, प्रेगनेंसी वाला पीरियड आएगा दोबारा से जॉब छूटेगी, शायद वो दोबारा से कंटिन्यू ना करे कि आपका बच्चा भी संभालना है अब हमको। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट करा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक वर्क था उसको कभी रिकॉग्निशन नहीं दी गई, जबकि नेशन बिल्डिंग में डेफिनेटली उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। बच्चे को संभालने के लिए जैसे मदर को अटैच कर दिया जाता है बेबी के साथ, कि नर्चरिंग का जो काम है वो किसका है, फीमेल का है। तो वहां पे भी क्या हुआ, जॉब तो उन्होंने छोड़ी थी, हस्बैंड ने तो नहीं छोड़ी थी। हस्बैंड को जो पेटर्निटी लीव मिली थी तो उसमें भी उसने क्या किया, वो घूमने निकल लिए, या फिर शायद कहीं और जॉब करनी फटाफट से शुरू कर दी कि थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग ही कर लेता हूँ, अब छुट्टी मिली रखी है। तो ये सारी जब प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती है ना वो फिर बड़ी बन जाती हैं, फिर बाद में आप ऐसी ऑब्जर्वेशन सुनना भी शुरू करते हो। अभी कंसर्न आप खुद बताओगे मुझे, ये 30,000 रुपीज मैंने आपको मेंशन कर दिया, इसी वजह से हाईलाइट करा। शुरू में मैंने 2 हिंट भी आपको दे दिए, इमोशनल वैल्यू और दूसरी तरफ से मॉनेटरी वैल्यू, इनको भी आपने कंपेयर करना है। आप खुद बताओगे कंसर्न, अभी नहीं बताना है आरुष, रुक लो पहले आर्टिकल सुनो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन की बात करी फॉर द होम मेकर्स। अब एक केस आता है, केस आया मोटर एक्सीडेंट का, एक क्लेम करा गया था पंजाब में। मोटर एक्सीडेंट मतलब व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ जहां पे एक कपल में से एक जो पेरेंट था उसकी डेथ हो जाती है, और जो पेरेंट जिनकी डेथ हुई वो मदर थी, ठीक है।
तो यहाँ पे वो जो फादर हैं और उनके 2 बच्चे हैं वो जाते हैं कोर्ट कि हमें कंपनसेशन दो, क्योंकि मेरी जो वाइफ थी वो लगभग 30,000 रुपीज पर मंथ या कुछ जो भी लमसम अमाउंट ऑफ मनी थी वो उतना मुझे हेल्प करके दे रही थी, तो अब डेथ हुई है तो मुझे यहाँ पे कंपनसेशन मिलना चाहिए। यहाँ से ये केस इमर्ज करता है। तो रेशमा है, होम मेकर थी, इनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी 2001 में जाके। उनके जो हस्बैंड है और 3 बच्चे थे, सॉरी मैंने 2 बच्चे बोले, तो इन्होंने कंपनसेशन मांगी अंडर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। इसके अंडर इन्होंने कंपनसेशन मांगा कि जो मेरी वाइफ थी वो भी क्या कर रही थी, नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रही थी। कैसे कर रही थी, वो मेरे को हेल्प कर रही थी और मैं फर्दर इनकम जनरेट कर रहा था। तो यहाँ से पॉइंट तो सही है कि मुझे अगर कोई सपोर्ट कर रही है उसके बाद मैं ज्यादा आराम से काम कर पा रहा हूँ। सोचो ये सपोर्ट नहीं करती, ये घर आएगा वैसे लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो वो क्या ही सपोर्ट बचा। खाना बना दिया, खाना बना के भी एहसान दे दिया कि मैंने देख तेरे लिए खाना बनाया, उस पर भी बड़ा कुछ सुना दिया, वो सपोर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे सच में सपोर्ट करा होगा तभी ये कोर्ट तक पहुंचा कि कंपनसेशन मिलनी चाहिए, कि वो मुझे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का काम करके दे रही थी जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू थी। अगर यहाँ पे मेरी वाइफ ना होती तो मेरे को कोई रखना पड़ता काम के लिए, फिर वो काम करती तो उसके लिए मुझे मॉनेटरी वैल्यू देनी पड़ती। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंडिकेट करी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में ये केस गया था 2003 में, फिर इनको कंपनसेशन दे भी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑब्जर्व क्या करा कि जो होम मेकर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने के लिए, सोसाइटी को बनाने के लिए और ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में भी। अब जो सपोर्ट करते हैं, मैं उनके सपोर्ट में, जो सपोर्ट करते हैं कहीं नहीं भी करते, दोनों तरह के पॉइंट्स आएंगे। एक कंसर्न तो ये भी निकलेगा जो कि हम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। नंबर 2 इज इकोनॉमिक वैल्यू। डोमेस्टिक वर्कर्स की हमेशा से ही अनपेड रही है, कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं हुई। मतलब यहाँ पे इनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं उसके बियॉन्ड जाना चाहिए, उनको हमें रिकॉग्निशन देनी चाहिए, उस तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी। टर्मिनोलॉजी में चेंजेस, पहले हाउसवाइफ पे आप फोकस कर रहे थे, अब जो फोकस है दैट इज टुवर्ड होम मेकर, मतलब होम मेकर ही बोलना चाहिए, हाउसवाइफ क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे। इसके बाद रिकॉग्नाइज करना है ब्रॉडर और मोर वैल्यूएबल रोल जो हाउस होल्ड के अंदर एक फीमेल कंट्रीब्यूट करती है। इसके बाद नया जो हेड बोला हुआ है यहाँ पे कंपनसेशन को लेके, लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। डोमेस्टिक केयर यानी कि वो जो नर्चर कर रही थी उसका अगर लॉस हो जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई कंपनसेशन होनी चाहिए। और ये एक ही केस नहीं है, ऐसे केसेस बहुत बार आते हैं कि कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो वो फीमेल कर रही थी जिसके लिए कंपनसेशन होना चाहिए। केयर गिविंग सर्विसेज जो थी, बाहर देखोगे आप, केरला से वो नर्सिस वाला केस देखा था, बाहर इतने सारे जाते हैं तो वो पेमेंट के लिए तो जाते हैं क्योंकि वहां पे केयर गिविंग के लिए कोई नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे बोला गया कि इंडिया में तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और ऊपर से रिकॉग्निशन भी नहीं है, इस वजह से ये मुद्दा हाईलाइट हुआ। कंपनसेशन की गाइडलाइन जो कि अभी सिर्फ बताई गई है, ये जो आपने मोटर एक्ट देखा क्लेम और ट्राइब्यूनल की, इनको शुड लिखा है ना, चाहिए चाहिए मतलब अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है, बोला गया है सिर्फ। तो 30,000 रुपीज पर मंथ ये मिनिमम कंपनसेशन होना चाहिए होम मेकर सर्विसेज का इन केस ऑफ डेथ। अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में इतना कंपनसेशन होना चाहिए। और इसके बाद 10% ये हर 3 साल के अंदर इंक्रीज हो, क्योंकि इन्फ्लेशन भी होगी तो उसमें इंक्रीज होता चले। और इसके साथ अगर होम मेकर वर्कर है, अब वो तो डेथ वाला केस आ गया, अगर होम मेकर वर्कर है तो उसके पास तो जॉब है, जॉब है तो उसको इनकम भी जनरेट हो रही है, पर जॉब के साथ वो केयर गिविंग का प्रोसेस भी कंट्रोल कर रही है, तो उसमें वो एडिशनल अमाउंट उसको पे होना चाहिए। तो यहाँ पे डेथ वाला केस वो भी मेंशन करा गया और जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनका केस भी मेंशन कर दिया, दोनों केसेस में। अभी रुको, पहले सुन लो पहले पूरा केस, मैं आपसे पूछूंगी फिर। इसके बाद डायरेक्शन क्या क्या दी गई कि विद इन 1 ईयर ये जो सारी चीजें हैं इनके बारे में आप डिसाइड करें। एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो रोल ऑफ होम मेकर रहना चाहिए, कोर्ट को ये चीज एक्नॉलेज करनी चाहिए कि जो मेन है वो भी इस काम को कर सकते हैं। और इवन अब ये मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब लड़कों में भी थोड़ी सी थिंकिंग में चेंज आ रही है कि जा तू कर ले काम और मैं घर के टेक केयर कर लूंगा, पर वहां पे वो वॉलंटरली आगे आ रहे हैं, जबरदस्ती कोई नहीं है। नहीं देखोगे आप मेट्रो सिटीज अर्बन एरियाज में ये चल पड़ा है ये वाला पैटर्न। अब देखो ये भी एक माइंडसेट ही है, हम इसको भी नहीं बोल सकते। अगर ठीक है ना, फीमेल इज अर्निंग वेल और लड़का बोल रहा है तेरा रोल मैं अडॉप्ट कर लूंगा तो मेरा कर ले, वो फाइन है। मतलब मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे वो बिल्कुल फाइन है, काम करेगा वैसा। वो तो आदमी भी दे ही रहे हैं ना औरतों को, वो भी तो बोल ही रहे हैं। अच्छा औरत थी तो नहीं, कपल, मैं वही बोल रही हूँ, मैं मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन बोल रही हूँ, मैं आपकी थिंकिंग की बात ही नहीं कर रही। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, मेल भी सुनाई देता है, हस्बैंड भी सुनाई देता है अपनी वाइफ को कभी ना कभी, मैं रोज कमा के आता हूँ, और लास्ट में ये होता है एक आधे दिन खाना ठंडा मिल जाए सुनाई देता है, ठीक है। तो ये दोनों में होगा। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन हो सकता है कल को फीमेल बोले, मतलब वाइफ बोले अपने हस्बैंड को, देख मैं कमा के आती हूँ तू तो कमाता ही नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप बराबर देखोगे इसको, दोनों बोल सकते हैं, दोनों के अंदर ये पोटेंशियल है। फिर कल को लड़के भी शायद क्लेम मांगना शुरू करेंगे, हम भी डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें भी क्लेम मिलना चाहिए, होगा ये ऑब्वियस सी बात है।
अब मैंने दोनों का बता दिया आपको, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़की बोलेगी, लड़का भी बोलता है, तो उसी से ये प्रॉब्लम ज्यादा इमर्ज हुई हैं। अब इसके बाद जो पर्पस है इस केस का वो यही है कि जो ट्रेडिशनल रोल फीमेल्स का चलता आ रहा है उसको भी थोड़ा कट डाउन किया जाए, मेल जो है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन करे। आजकल काफी सारा ये माइंडसेट में चीजें चेंज भी हुई हैं, शायद बिकॉज ऑफ इतनी सारी अवेयरनेस हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिली, या चीजें डिजिटलाइज हुई, अवेयरनेस और ज्यादा रेज करी, लॉ की अंडरस्टैंडिंग बनी, तो मेल्स कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट। मतलब वो एज अ पार्टनरशिप की तरह देखते हैं हम मैरिज को, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो की। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, हमारे रिलेटिव्स में एक कपल है, दोनों वर्किंग है, वो तो एक बच्चा भी है, तो सुबह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके हस्बैंड ने ले रखी है, और जो शाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को वापस लेके आने की वो मदर ने ले रखी है। उन्होंने डिवाइड करा हुआ है काम, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है नर्चरिंग का। और एक सेम केस ऐसा भी देखा है, एक ने जॉब छोड़ दी कि बच्चा संभालना है, तो आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस आ जाती है वो, ठीक है, तो वहां पे इंडिविजुअल चॉइस है। पर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल क्या दिखा कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन तो है, पर उसको पार्टनरशिप की तरह भी देखा जा रहा है, तो वो पार्टनरशिप का भी एक एग्जाम्पल है। और जो बैलेंस में चलती है चीजें वो एज अ पार्टनरशिप भी चलती है। वहां पे अगर एक सुनाता रहेगा एक सुनता रहेगा, या दोनों ही सुनाएंगे, ये वाली तो फिर कामनेस तो नहीं बची ना, वहां तो तूफान आए रहेगा। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। जैसे आजकल पूछते हैं ब्लड ग्रुप क्या है, आजकल पूछना शुरू कर दिया अब साइंटिफिक चीजों की तरफ। पहले गोत्र क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आधे तो रिश्ते इसलिए टूट गए क्योंकि वो सरनेम ही मैच नहीं करते थे। देखो वो पहले पहले वो स्टडीज करी गई थी, बाद में मिसयूज हो गया। अब मिसयूज हो गया, उसका किसी को पता नहीं था कि हमारी जो स्टडी है वो इस तरह से मिसयूज होंगी। तभी हिंदुइज्म में आप देखोगे दूर दराज के रिश्ते करवाए जाते हैं, वो इसी वजह से कि कोई ऐसी जेनेटिक डिसीज, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाते हैं कई बार, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही होते हैं। ये प्रॉब्लम कई बार इमर्ज कर जाती है अगर आप बहुत नजदीक के रिश्तेदारों में शादियां करते हो, ये प्रॉब्लम इमर्ज करती है। तो उसी वजह से वो गोत्र बनाए थे, गोत्र वो एक तरह से क्लासिफिकेशन का तरीका था। पर बाद में आप सुनते गए आज के टाइम पे उसी के ऊपर पूरे रिलाय हो गए हैं। हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर दूर की जो रिश्तेदारी थी वहां पे भी हो, वहां पे भी तो हो सकता है, तो फिर वो भी तो ट्रांसफर करेगा। तो वो कुछ लॉजिक से उस टाइम के हिसाब से, तो ये चीजें हैं। एक तो अब आते हैं कंसर्न्स की तरफ, जो कि आप खुद ही बोलोगे आप